आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जल के बारे में। जल में शब्दावली दिया है थलशाला। थलशाला क्या है? यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता क्या होता है? थलशाला कहलाता है। जल के बारे में सोचने पर मस्तिष्क में कई चित्र बनते हैं, जैसे नदी के जल, तालाब के जल, जलप्रपात, वर्षा, रिमझिम इत्यादि। सूर्य के ताप के कारण जो जल होता है वाष्पित होता है। जो बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं या गर्म होता है जल, तो क्या होता है? वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है, पहले वाष्प बनता है, वाष्प से फिर बादल, बादल से बारिश, यही स्वरूप अपना चेंज कर रहा है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। पहले धरती पर जल के रूप में था, वाष्प बना, वायुमंडल में गया, बादल बना, फिर बारिश हो गया, फिर महासागरों में पहुंचा, इसको क्या कहेंगे? जल चक्र। फिर महासागरों से फिर वाष्प बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, फिर धरती पर वर्षा करेगा, तो इस पूरे प्रक्रम को क्या कहेंगे? जल चक्र कहेंगे। ये महासागरों का पानी हो गया। सूर्य के तापमान के कारण इनका वाष्पीकरण हुआ, ऊपर जाकर गर्म हवाएं ठंडी हो जाती हैं, ठंडी होकर संघनन करेंगी, बादल बनाएंगे, बादल से बारिश होने लगेगा, धरती पर भी बारिश होगा, फिर बारिश का पानी आके महासागरों में जाएगा, फिर महासागरों में वाष्प बनेगा, फिर बादल बनेगा, फिर बारिश होगी। इस पूरे चक्र को जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। पृथ्वी कैसी है? जैसे एक थलशाला होता था वैसे पृथ्वी है। जो जल शताब्दियां पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जो शताब्दियों वर्ष पहले जल था वही जल आज भी है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर सकते हैं, हो सकता है वही जल सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में हो, फिर वहाँ से जलवाष्प बना हो, बादल बने हो, फिर बारिश हुई हो यहाँ पे, फिर यहाँ से बहकर पानी खेतों में आ जाए। आलवड़ जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? नदी, ताल, सोते और हिमनद। नदी का पानी, ताल का पानी और जो सोते द्वारा पानी निकलता है और हिमनद जो बर्फ जमे होते हैं, ये सब पानी आलवड़ीय होते हैं, खारे पानी नहीं है। महासागरों और समुद्रों का जल कैसा होता है? लवणीय है या खारे होते हैं। इसमें नमकीन की मात्रा पाई जाती है, नमक की। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। जो महासागरों, समुद्रों में लवणीय जल होता है, इसमें कौन सा लवण होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका उपयोग खाने में भी किया जाता है। विश्व के प्रमुख झील, नदी देख लेते हैं। ग्रेट बेयर झील उत्तरी अमेरिका, ग्रेट स्लेव में उत्तरी अमेरिका, विनिपेग, सुपिरियर, ह्यूरॉन। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका में बहती है। साल्ट लेक उत्तरी अमेरिका, ये कैरेबियन सागर है, यह भी उत्तरी अमेरिका में है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। ऑरेंज नदी साउथ अफ्रीका में। कांगो नदी अफ्रीका में। विक्टोरिया झील अफ्रीका में। नाइजर नदी अफ्रीका में। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में। ये लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। दानोबी नदी यूरोप में बहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र एशिया में। हांगहो चीन में। पूर्वी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और दक्षिणी चीन सागर इत्यादि जल स्रोत हैं। कोरल सागर है। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में। प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर, दक्षिणी महासागर इत्यादि जल के स्रोत हम लोग देख सकते हैं। लवणता क्या होती है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता क्या होती है? 1000 ग्राम जल में जितनी नमक की मात्रा होती है उसको लवणता कहा जाता है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है।
35 भाग प्रति 1000 ग्राम महासागर की लवणता होती है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इसीलिए इसमें बहुत आसानी से तैर सकते हैं, इसमें कोई डूबेगा नहीं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे पानी को क्या बना देती है, सघन बना देती है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। जल के वितरण के बारे में देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका है। यह धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। जब थल की अपेक्षा जल अधिक है, सर्वाधिक जल है 3/4 भाग पर, तब भी हमें जल का सामना क्यों करना पड़ता है। जल की कमी नहीं है, जल की सर्वाधिक कमी होती है। जल की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3/4 भाग पर पानी है, तो बिल्कुल जल की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम जल लवण जल है। 97.3% जल महासागर में है। यह कैसा जल है, लवणीय जल है। इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते पीने में। बर्फ क्षत्रक के रूप में 0.2% जल है। भूमिगत जल 0.68% है। झील में जो लवण जल होते हैं, मतलब मीठे जल, इनकी मात्रा 0.009%। स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें जो हैं, ये 0.009% हैं। मीठे पानी वाली झीलें और नमकीन झीलें दोनों बराबर हैं। 0.009 मीठे पानी वाली झीलें और 0.009 लवणीय झीलें हैं। वायुमंडल में 0.0019% जल पाया जाता है। नदियों में 0.00001% जल पाया जाता है। इसलिए पीने वाले पानी का कमी हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम भाग महासागर वाले जल का है, और यह जल कैसा है, लवणीय है। और झील में भी कुछ भाग का पानी जो है लवणीय है, तो इसलिए पानी की कमी महसूस होता है। महासागरीय परिसंचरण के बारे में देखते हैं। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल और झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है। जो तालाब और झील के जल होते हैं, ये शांत होते हैं, ये गति नहीं करते हैं, लेकिन इसके विपरीत महासागरीय जल गति करते रहते हैं। ये कभी शांत नहीं रहते। महासागरों की गतियों को तरंग गति, ज्वारभाटा और धाराओं की गति के रूप में बांटा गया है। तरंग के रूप में, ज्वारभाटा के रूप में और धारा के रूप में। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तरंग क्या होता है? जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसे स्थल पर पवन बहती हैं, तो हम लोग को महसूस होता है कि हवा चल रहा है, आधी चल रही है। तो वैसे जब समुद्री सतह पर पवन चलती है, तो क्या महसूस, वहाँ तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, उतनी तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। समुद्र तल पर जितनी तेज पवन बहती है, तरंग उतनी ही बड़ी होती है। समुद्र सतह पर जब पवन बहती है, तब तरंगें क्या होती हैं, उत्पन्न होती है, और जितनी तेज पवन रहेगी, तरंगें उतनी बड़ी होंगी। समुद्र तट पर अगर गेंद खेलते समय गेंद गलती से समुद्र में गिर जाता है, तरंगों के साथ गेंद तट पर फिर वापस लौट आता है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है, तो इनको क्या कहेंगे, तरंग कहेंगे। तरंग क्या होता है? जब महासागरीय सतह पर जल ऐसे उठ रहा है, फिर जाके गिर जा रहा है, फिर उठता है, फिर गिर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, तरंगे कहेंगे। महासागरीय सतह पर लगातार जल का उठना और गिरना तरंगे कहलाती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं।
इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। तूफान में जब तेज वायु चलती हैं तो इससे समुद्र में क्या हो सकती हैं, विशाल बड़ी बड़ी तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं और इन तरंगों के कारण बहुत अधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। सर्वाधिक महासागर में विस्थापन कब होता है? भूकंप के कारण। जब भूकंप आता है, जब ज्वालामुखी महासागर में फटती है और जब जल के सतह पर भूस्खलन होता है। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। इन सब के कारण, क्रियाओं के कारण 15 मीटर तक समुद्र का जल ऊपर उठ सकता है और इन्हीं को सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से चलती हैं। सुनामी 700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी क्या है? जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगें और पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर थी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तट से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे और जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौट आया। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया। इसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान की गति से की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप डूब गए थे। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई। इसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक घर विस्थापित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश का तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान द्वीप सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की से प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत कम होती है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। सुनामी आने का संकेत होता है कि तटीय क्षेत्र के जल में तेजी से कमी आती है और उसके बाद विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। और उस टाइम यही सब देखने के लिए लोग तट पर आकर खड़े हो गए थे। इसके फलस्वरूप सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक दर्शकों की मृत्यु हो गई। हम पढ़ते हैं ज्वार भाटा। सूर्य और चंद्रमा के गतिशील गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा क्यों आता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। इसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में
सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। सबसे ऊंचे ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा को और अमावस्या को, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। यह है पूर्णिमा और अमावस्या। ये अमावस्या, ये पूर्णिमा, तीनों सीधी में है एकदम, तो क्या होगा? उच्च ज्वार आएगा। और जब 90 डिग्री पर होते हैं तीनों तो लघु ज्वार आता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जलस्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। उच्च ज्वार जलस्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु भी किया जाता है। कहीं कहीं ज्वार भाटे से विद्युत उत्पादन भी होता है। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराओं का निश्चित दिशा होता है और महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहती हैं। ये उल्टे सीधे सभी दिशाओं में नहीं बनती। सभी धाराओं का इनका एक दिशा होता है पार्टिकुलरली, और ये नियमित रूप से बहती रहती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा होती है। महासागरीय धारा किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्ययन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट मत्स्ययन क्षेत्र के प्रमुख उदाहरण हैं। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके कारण वहाँ पर नाव संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। फायदा क्या होता है? जहाँ गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ मछली उत्पादन बहुत अच्छा मत्स्ययन क्षेत्र होता है। और नुकसान है कि वहाँ कोहरा वाला मौसम होता है तो वहाँ नाव चलाने में नाव संचालकों को बाधा होती है। महासागरीय धाराओं को देखते हैं। इनका पार्टिकुलर एक दिशा होता है और ये लगातार चलती रहती हैं। जो ध्रुव की धाराएं होती हैं वो ठंडी जलधारा है। जो ध्रुव से विषुवत रेखा की या उच्च अक्षांश की ओर आएंगी वो ठंडी जलधारा होंगी। ठंडी जलधारा को देखते हैं, जैसे ये पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। फॉकलैंड धारा, यहाँ भी ठंडी जलधारा है। वेनेजुएला धारा ठंडी जलधारा। कनारी धारा, ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर धारा ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया धारा, ये ठंडी जलधारा क्योंकि ऊपर से आती है नीचे। लेब्राडोर भी ध्रुव से नीचे आ रही है। हम्बोल्ट भी ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा के आसपास आ रही है। फॉकलैंड धारा या भी ध्रुव की ओर से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। वेनेजुएला ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, यहाँ भी ठंडी जलधारा है। यहाँ भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर या उच्च अक्षांश की ओर आ रही है। ओयोसियो धारा, यह भी ध्रुव की ओर से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। हमारी ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, फॉकलैंड धारा, वेनेजुएला धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और ओयोसियो। बाकी जलधाराएं जैसे अंगुलहास जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, अलास्का धारा, ये सब गर्म जलधाराएं हैं।